तहसीलदार का पेपर कब होगा? ठीक है। ये स्टूडेंट जो है, एक तो अभी जो पीएससी के एग्जाम्स है ना, कुछ थोड़े से ना डिले हो रहे हैं। जो पहले भी उन्होंने किए हुए थे ना प्लान, ये कुछ इंटरम इस तरह की कह लें कि जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से ना पहले भी एक दो जो एग्जाम उन्होंने अनाउंस किए थे वो भी उन्होंने थोड़े से पोस्टपोन कर दिए। फिर भी हमारा जो एक, इसको आप एस्टिमेट कह सकते हैं, इट्स नॉट अ न्यूज़, ये कोई खबर नहीं है। ये हमारी मतलब एक कह लें कि गेस वर्क है कि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड या जनवरी में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगली। ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने कोई ऐसा कोई और कोई दिया तो नहीं है, क्योंकि चार पेपर होने हैं तो थोड़ा ये लेंथी एग्जाम होना है, तो इसमें इतना का टाइम अभी भी आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आप कहें कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। अब इसे इतनी के टारगेट के साथ, मतलब जनवरी तक मैक्सिमम अपना प्लान करके तो आप तैयारी करें। सर सीएसएस करना चाहिए या पीएमएस, काइंडली बता दें। ये बेटा ये फैसला आपने खुद करना है। इट टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। जब आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने आते हैं ना, तो आप कौन से एग्जाम में बैठते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। बात तौर पर जो बहुत सारे लोग हैं, फिर आपकी एक एप्टीट्यूड की भी बात होती है, मतलब पर्सनली वाला स्टफ नहीं है, मतलब अंदाज मेरे से रट्टा शट्टा इस तरह की चीजें, साइंस की हद तक तो ठीक था, बाकी चीजें मुझसे नहीं उस तरह से होती, जो ओपिनियन मेकिंग या इस तरह की चीजों को मैं बेहतर समय देता था। और मैंने शुरू दिन से ही सीएसएस पीएमएस की तैयारी पे ही फोकस की। और कोई भी वन पेपर जो है, सो एक तो शुरू में जब अभी तैयारी नहीं की थी, इस तरह ऐसे ही बंदा फॉर्म फिल कर देता है और जाके चले पेपर दे आए। लेकिन रेगुलर तैयारी हमेशा से सीएसएस पीएमएस की तो आपने अपना देखना है माइंडसेट कि आप किस तरह का एग्जाम देने में ज्यादा कंफर्टेबल है। कंपटीशन दोनों साइडों पे एक जैसा ही होता है। अच्छा, पीपीएससी एजुकेटर्स के लिए अप्लाई किया है जो स्पेशल एजुकेटर, उसके लिए भी अभी इन्होंने क्या अनाउंस किया था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया है, अभी उसकी कोई खास न्यूज नहीं है। फिर आगे गुड बुक्स एंड सोर्सेज, जहां से जनाब हम कर सके जनाब तैयारी। ठीक है। अच्छा, इसमें जी अगर आप जीके की बात करते हैं तो ये बहुत एग्जेजरेशन होगी अगर मैं आपको कहूँ कि जी कोई एक बुक जो है जहां से आपका कोर्स कवर हो जाएगा। मतलब जान छुड़ाने के लिए मैं आपको बोल दूं जी फलानी कारवान की ले लें या वर्ल्ड टाइम्स की ले लें या डोगर की बुक ले लें, उससे आपके 40-50 नंबर तो आज की प्रॉपर उस तरह से जो इन डेप्थ प्रेपरेशन है। मैं मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ, मेरी बुक किधर, एमसीक्यूज वाली जी, एमसीक्यूज वाली बुक जो है बड़े साइंस में। अब जस्ट देखिए कि सिर्फ साइंस के एमसीक्यूज के लिए ये किताब है। ठीक है। और इसके कुल कितने पेज हैं? चार सवा 400 पेजेस हैं सिर्फ साइंस के एमसीक्यूज। तो मैं इसमें भी बैट नहीं कर सकता। अ गुड टीचर विल नॉट, मतलब टीचर का काम बैटिंग नहीं है। ठीक है, कि मैं आपको कहूँ जी नहीं जी अब इसमें से ही सारा क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे, सारा पेपर इसी के अंदर से आएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यार हाँ 90% पेपर, 95% पेपर आपका इसी किताब में से आएगा। सो बेटर ये होता है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट आथर्स हैं, मतलब जो माने दाने हैं, मतलब जैसे उसमें अलहमदुल्ला मेरी एमसीक्यूज वाली बुक है वो ले लें। इस्लामिक स्टडीज है, उसमें हाफिज अरशद चदर साहब की किताब है या किसी और की किताब ले लें। तो आपको जीके के लिए भी हर पोर्शन को तैयार करने के लिए जो रांझा साहब की क्लासेस हैं, उसके साथ साथ आपको जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें से आप तैयारी करें, वो आपके लिए बेटर होगा। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं वन पेपर एग्जामिनेशन के लिए। देखें, इसमें हम पूरा कोर्स तैयार करवा रहे होते हैं, अलहदा अलहदा से इसको हम नहीं करते, क्योंकि ये कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि चीज़ें ना साइकिल में चल रही होती हैं। तो वो आप अलहदा से बेसिक का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप कहें कि जी इसमें से सिर्फ इंग्लिश की
तैयारी करवानी है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर की अभी कोई चांस, अभी कोई नजदीक जॉब्स तो काफी भेजी हुई हैं आईजी पंजाब में ना, रिक्वेजिशन लेक्चरर की कुछ 700 के करीब सीटों की एडिशन गई हुई पीपीएससी में, लेकिन पता नहीं क्यों पीपीएससी वाले ना बहुत स्लो चल रहे हैं आजकल। पहले तो बड़ा इनका स्पीड के साथ काम चल रहा होता था, उस पे अभी कोई खास काम इतना नहीं हुआ। तहसीलदार के लिए जो जीके है उसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स, अच्छा उस पे मैं आपको आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब हम थोड़ा ना बकायदा जो जीके का सेमिनार है इसकी हम, मैं आपको स्टार्ट करने लगा हूँ जो डिस्कशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जनरल नॉलेज जो है, जो हमारा हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसमें दिस इज फॉर पीपीएससी की जितनी भी वन पेपर की जॉब्स आती है, मिसाल के तौर पर उसमें तहसीलदार हो गया, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर हो गया, तो जो ज्यादा सॉफ्ट आफ्टर जॉब्स है ना, असिस्टेंट हो गया जनाब, लेकिन उसमें इवन के असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स भी आती हैं, ठीक है। और फिर जो पीएमएस पंजाब है, उसका जो 100 मार्क्स का जीके है वो भी सारा इसमें से तैयार होता है। फिर इसी तरह से अगर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की आप बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट की टीएमओ की हो गई, फूड डिपार्टमेंट की हो गई, ठीक है, उनके भी सेक्रेटरी, ठीक है, जो के वन पेपर की बेस पे आ रही होती है। एफपीएससी अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें एफआईए की असिस्टेंट डायरेक्टर, एफआईए, एफबीआर की जॉब में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें इनकम टैक्स का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स, तो ये एक लंबी लिस्ट है कि सिवाय अगर आप देखें जो मेजर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यार ये क्यों इतना बारे में बच्चों ने शोर किया, सी एस एफ, पीएमएस, पीएमएस चाहे वो पंजाब का है या सिंध का है, ठीक है, या बलूचिस्तान का है, ठीक है, केपी से अलावा, मतलब ये तो हार्डली 200-300 सीटें होती हैं, ये तो ऑब्वियसली वो सीएसपी या सिविल क्लास की सीटें होती हैं। बाकी जो तमाम आपकी जो जॉब्स हैं वो मेनली वन पेपर के थ्रू ही आ रही होती हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि आपको अपने जेहन में कोई खास जॉब रख के तैयारी नहीं करनी कि मैंने सिर्फ तहसीलदार की तैयारी करनी है। तहसीलदार की जॉब्स आ गई हैं तो हो सकता है अगले 4 की ही तैयारी करनी है। आप अपने वन पेपर की तैयारी करें, उसमें अगर एफआईए की इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की आ जाती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की आ जाती हैं, आईएसआई की आ जाती है, आप उन सब को जो है अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस का कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी वॉइस का इशू है, एक दो बच्चे कह रहे हैं, बाकियों को वॉइस आ रही ठीक है, स्टडी रिवर ही है, वॉइस तो ठीक जा रही थी। बाकी लोग बेटा बताएं जरा, वॉइस का मसला तो नहीं है? एक दो बच्चों ने बोला है कि वॉइस का इशू है थोड़ा। तो खैर ये बेटा हमारा थोड़ा सर ओके है, अच्छा चलें ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये हो गया हमारा, जो मैंने आपको बता दिया कि जो कोर्स है उसकी जो प्रेपरेशन है उसमें क्या कुछ चीजें शामिल है। नेक्स्ट कम्स टू द फैकल्टी। फैकल्टी की बेटा जब हम बात करते हैं तो उसमें वी हैव द बेस्ट फैकल्टी। ये सिर्फ लफ्जी बात नहीं है, अगर आप जीके में बात करेंगे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब नॉर्मल एकेडमीज में या नॉर्मल जगह पे क्या हो रहा था कि एक या दो बंदा जनाब आपको पूरे का पूरा कोर्स करवा रहा होता है। फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बंदा जो इंग्लिश में बहुत बेहतर है, उसकी बेसिक्स के अंदर वही आपको मैथ भी बड़ा अच्छा करवा रहा हो, और वही आपको जनाब साइंस भी बहुत अच्छी करवा रहा हो, और वही आपको ज्योग्राफी और मैथ भी बहुत अच्छा करवा रहा हो, ठीक है, और वही आपको कंप्यूटर भी बड़ा अच्छा करवा रहा हो, उर्दू भी जनाब वही पढ़ा रहा हो बहुत। सो वी हैव सेपरेट टीचर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है।
तो इसमें आपको, और दूसरा ये है कि हमारी एक खास इसमें ये बात है कि हमारा जो सेशन है उसका ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ्स है, कि लेकिन आइडियली हमारा तकरीबन कुछ 4 मंथ्स तक सेशन चला है। आप खुद से तैयारी करें तो हो सकता है आपको 6 महीने साल लग जाए, लेकिन आप अगर डट के सही तरह से फोकस होकर हमारे साथ तैयारी करें, यू कैन कवर योर कोर्स विद इन 3 to 4 मंथ्स। आप अपने कोर्स बहुत अच्छी से कवर कर लेंगे। और क्योंकि जब तो उनको तो वैसे ही आइडिया होता है, 60 क्वेश्चन जो है तो वो पता होता है कि क्वेश्चन रिपीट होने हैं। फिर स्टूडेंट्स का आइडिया, अगर आप में से कोई साइंस स्टूडेंट है तो मसला हो स्नेक रिवर कहाँ पे है, कौन सी जनाब पहाड़ी कहाँ क्रॉस कर रहा है, किसी को अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती है, उसके लिए इस्लामिक हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को जो है वो बड़ी उसको एक चैलेंजिंग टास्क हो कि यार ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद तक, मोहम्मद बिन कासिम का तो पता है, उसके बाद कौन आया था, तुगलक कौन था, ठीक है, और बाबर, और फिर उसका बेटा कौन था, अकबर, जहांगीर, उनका सीक्वेंस ही नहीं बहुत सारे लोगों को पता होता। नूर जहां किसकी बेगम थी, बस ये मोटी मोटी मैं बातें आपको बता रहा हूँ। सो आपका कोई एक एरिया स्ट्रांग हो सकता है। जीके में प्रॉब्लम ये होता है कि पेपर मिक्स्ड आता है, मतलब वो 10 जगहों से आपके वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। आप, आप किसी एक एरिया में आप 20-25 नंबर स्कोर कर भी लेते हैं, लेकिन आपका जो बाकी जो areas हैं वहां पे आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता, तो कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। तो हमारा ये जो जो लोग तहसीलदार की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या फिर आगे अभी लेक्चरर की सीटें आ रही हैं, ठीक है, एजुकेटर की सीटों पे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या फ्यूचर में कोई भी फेडरल गवर्नमेंट की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जीरा के रिलेटेड आपको 03101713,000 ये नंबर है। व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, इन चीज़ों का मतलब आपको वैसे ही पता है। और फी के रिलेटेड जो भी आपने बस वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, पूरे कोर्स की जो फी है, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो 20,000 है, और अगर आप ऑन कैंपस लेते हैं तो वो 22,000 है फीस की। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। को क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लें, रांझा साहब को बताएं अभी। रांझा साहब आपको ना एक शॉर्ट सा इंट्रो दे देंगे क्लासेस के मुतालिक। वैसे आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे ना, स्टडी रिवर आप गूगल करें, तो अपनी तसल्ली के लिए आपको हमारे बहुत सारे लेक्चर्स वहां पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप वहां से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि जी हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। मतलब इस क्लास के अंदर तो आपको लगता होगा ना "भाई यार इस क्लास में तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं", और बाकी किसी क्लास के अंदर, या हमारा जो गूगल पे पेज है उसमें आप स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है। इस वक्त भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100, बल्कि अबाउट 150 के करीब स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की, जो जनरल नॉलेज मतलब वन पेपर की हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा, क्लासेस कहाँ, ये टाइम मैनेजमेंट का जो बच्चों ने बात की, क्लासेस हमारी 5 बजे शुरू होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। पहली क्लास 5 से 6:30 तक जा रही है क्लासेस की टाइम है। 7 PM, 5 से 7 पहली, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी क्लास जो है 7। तो कभी कभार जब एग्जाम शुरू हो रहे होते हैं तो हम 3 लेक्चर भी कर रहे होते हैं, मतलब मिनिमम 2 लेक्चर तो वैसे डेली हो रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम जल्दी नजदीक आ जाए तो तीसरा लेक्चर भी चल रहा होता है, ये आप बात याद रखें। तो मॉर्निंग का सेशन है। मॉर्निंग में सिर्फ ये रखें कि मॉर्निंग में सिर्फ जो तनीजा वाली क्लास है वो सिर्फ चलेगी 9 बजे, लेकिन जो बाकी पार्ट है जिस तरह कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश, यहाँ पे तो मॉर्निंग में सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप कहते हैं कि यार 5 बजे वाली क्लास नहीं ले सकता, वो आप मॉर्निंग में ले लें, ठीक है, और बाकी आप इवनिंग के अंदर क्लासेस ले लें। तो ये टाइमिंग का रिलेटेड ये इसमें इंफॉर्मेशन आ गई आपके लिए। अभी कोई और आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं हैंड ओवर टू द
तनवीर रांझा साहब, वो आपको इसमें डिटेल में फिर चीजें बता देते हैं। चले वो मैं करता हूँ, अभी आपको रांझा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, विद इन अ मिनट फिर वो आपको करवाते हैं, ठीक है। यार ये बच्चे हो तो चुप करा दो, उनको प्रॉपर्ली कर। सर ये ओवरऑल जर्नल है या तहसीलदार है क्या? नहीं, जी जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक है जी, आप सब लोग? आवाज आ रही है जी सब दोस्तों को? चलें जी। अच्छा जी, सर ने आपको ओवरऑल तो मतलब है कि तरीकाकार बता दिया है। अब दोस्तों ये है कि जो वन पेपर जनरल नॉलेज है ना जी, इसका आपने सिंपल याद रखिएगा कि सिलेबस तो सब दोस्तों को पता है कि एक जनरल सिलेबस होता है, जिसमें मतलब है कि आ नहीं रहा इसका इधर से। अच्छा, ये ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक हो। तो जो मैंने आपको पढ़ाना है ना जी, बेसिकली आप याद रखिएगा कि जनरल नॉलेज जो है जीके, उसमें जो पोर्शन आते हैं वो मैं जी, तबीयत बेहतर है जी भाई, पहले ना पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जीके में चीजें मेन होती हैं। एक तो आपने याद रखना है कि मैप है जी। मैप में बेसिकली दो तरह के मैप आने हैं, एक पॉलिटिकल मैप और दूसरा जो है ना जीके वो फिजिकल मैप आ जाते हैं। जो पॉलिटिकल मैप है ये क्या रोल प्ले करता है और फिजिकल, ये दोनों मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्त ना सारे लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं। उसका ये आ जाता है कि दोस्त रट्टा लगाते हैं, थोड़े दिनों बाद ही जैसे ही पेपर हो गया या पेपर करीब आ गया, बंदे को लगता है यार मुझे तो आता जाता ही कुछ नहीं है। तो वो चीजें स्टे क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने सारा वो क्रैमिंग की होती है। लेकिन जब आपने पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के कंट्रीज, कैपिटल, उनकी लोकेशंस, उनके साथ मतलब हम करेंसीज ऐड करेंगे, तो वो चीजें आपको ना बड़ा रोल प्ले कर जाएंगी। जैसे आप देखो ना, क्या हम अगर एक कॉन्टिनेंट है एशिया, तो एशिया को हम तोड़ते हैं इंडियन पेनिनसुला पे। अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से ममालिक आते हैं? आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से हम स्टार्ट होते हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इसराइल। ठीक है ना जी, तो ये सारा जो पोर्शन है इसको हम अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो इन कंट्रीज की हमें लोकेशन का पता चलेगा, फिर इन्हीं के साथ ही हम जब अरेबियन पेनिनसुला के साथ हम आगे चलें तो मिडल ईस्ट। आपको पता है कि लबनान, सीरिया, टर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान, वो जब हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तो ये सारा पोर्शन जो है ये मिडल ईस्ट बन जाता है। फिर इसी तरह साउथ एशिया में आप देखें, अफगानिस्तान से शुरू होके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, उसको हमने नाम देते हैं साउथ एशिया। तो अब देखें कि हम पढ़ अभी कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट बनता जा रहा है कि यार साउथ एशियन कंट्रीज हैं, फिर साउथ एशिया के बड़ा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, साउथ एशिया के रिवर्स बड़े कौन से हैं, मिडल ईस्ट के बड़े रिवर कौन से हैं, डेजर्ट कौन कौन से आते हैं। तो वो इस तरह आपके सवाल जो है ना वो लगेंगे। जैसे आपसे अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो कोई बताएगा जी दोस्त के साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ एशिया? नहीं जी, यंगस्टीज तो ये पूरे एशिया का है। तो यही फर्क आएगा कि यंगस्टीज जो है ये पूरे एशिया का बड़ा रिवर है। ये आप याद रखिएगा कि यंगस्टीज रिवर जो है ये पूरे एशिया का बड़ा है। लेकिन जो इधर का है ना जी, गैंगीज नहीं है जी, ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर आपने याद रखिएगा कि ये जो बड़ा है ना रिवर,
इंडिया में आता है जी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है ये सबसे बड़ा रिवर है साउथ एशिया का। इसी तरह आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनाई, ईस्ट तैमूर और फिलिपाइन, उसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। जैसा कि आपसे को पूछे कि आसियान कंट्री जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन किन ममालिक की है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की है। जब सार्क की बात आएगी तो ये किसकी आएगी जी? सार्क जो है ये आपने याद रखिएगा, ये साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक मतलब है कि कंसेप्ट आपके बनेंगे। पॉलिटिकल मैप जो है, इससे आपको दुनिया के कैपिटल्स, करेंसीज भी याद होंगी, लेकिन सबसे जो ज्यादा इसका फायदा होगा कि आपके कंसेप्ट बनाएगा, और इससे आप इजीली चीजों को ना याद होना शुरू हो जाएंगी। जो फिजिकल मैप होते हैं ना, ये आपको रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट वगैरह जो है, ये आपको वहां पे करता है जी। और इसके साथ आप याद रखिएगा, एक आती है क्वेश्चन, अपना पोर्शन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप खुद देखें ना कि अगर हमने जर्नल सा भी कोई मुल्क देखेंगे, सऊदी अरेबिया ही देखेंगे, तो हम कहते हैं ये सऊदी अरेबिया कंट्री कब बना था। तो 1932 से भी पहले हमें जाके ना मतलब चीजों को देखना पड़ता है कि ओटमान अंपायर कब टूटी थी, और ओटमान अंपायर के बाद क्या हालात बने, और फिर किंग अब्दुल अजीज ने कैसे गवर्नमेंट बनाई, वो किंग ऑफ हिजाज और सुल्तान ऑफ नजद जो है वो कैसे बना। तो मतलब है कि वो 1926 से पीछे आपको जब, यानी कि शरीफ हुसैन मक्का और वो सारे मामलात हम जब आप पढ़ेंगे ये चीजें हुई थी, और वो आके एमसीक्यूज भी तैयार होंगे, और साथ साथ आपको इंटरव्यू में जो मसले मसाइल होते हैं स्टूडेंट को, वो भी बिल्कुल जो है कि वो बेहतर हो जाएंगे। जी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है इस तरह मेरे भाई हमारे पास, बेसिकली हमारे लाइव लेक्चर होते हैं, तो आप लाइव लेक्चर लें। क्योंकि एक रिकॉर्डेड लेक्चर का इशू ये आ जाता है कि कोई चीज आपको लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ गई, तो टीचर तो नहीं होगा ना जी, तो फिर उससे आपको फायदा को नहीं होगा। सब दोस्तों को रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो लेक्चर्स लें, क्योंकि लेक्चर चल रहा होता है तो आपको कोई भी चीज आपको ये है कि एक स्टूडेंट को तो सब को नहीं आएगा, किसी स्टूडेंट के सोचने का अंदाज और होता है, किसी और होता है। तो उससे बेहतर यह है कि आप डीपली जाके चीजें पढ़ें, और लाइव क्लास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली टीचर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको गाइड देगा। अदर बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप बुक्स ही पढ़ लें, तो फिर उससे फायदा मतलब क्यों, बुक्स क्योंकि बोलती नहीं है, जिस वजह से सारी कंफ्यूजन रह जाती है। अच्छा जी, तो याद रखिएगा कि तीन हिस्सों में ना जीके मतलब है कि ये मैप्स जो है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक आपका पोर्शन होगा जीके का। और इसके साथ आपने ना आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपने याद रखना है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब अपने मैप पढ़ेंगे तो फिर वहीं पे आपको पता चल जाएगी, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि सार्क है, आसियान है, ओपेक है, ठीक है, आईएई है, यूरोपीय यूनियन है, उनके इलाके आपको इजीली जो है वो पता चल जाएंगे कि यार ये क्या काम करती हैं, किस किस इलाके में, किस इनका फंक्शन क्या है। तो मजीद जो है फिर इस पे लेक्चर्स करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, उनके मेंबर्स, उनका वो बनी कब थी, वो फंक्शंस क्या कर रही हैं, वो आपको मिलेगा जी। फिर आपको होता है कि एक क्वेश्चन आता है बुक्स के बारे में, इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स जो है ना जी, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। कि आप देखें जैसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा मतलब है कि कौन कौन राइटर है इसका, जैसे मतलब है कि हिस्ट्रीज की किताबें, और उसके बाद उर्दू राइटर्स जो हैं उनकी किताबें। मतलब है कि ना ये बुक्स की हम पूरा लेक्चर्स करेंगे कि बुक्स आपको ओवरऑल इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स जो हैं वो पता चल जाए। फिर एक पोर्शन आता है पाक अफेयर का जी। आपने याद रखना है कि पाक अफेयर्स जो है ये बड़ा डीपली और डिटेल पोर्शन होता है जी। नंबर तो 10 से 11 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंटरव्यू लेवल पे ना बॉल प्ले करता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पीछे से बैकग्राउंड जो है, क्योंकि आपको पता है पाक अफेयर तो 1947 से लेके 2023 तक पाक अफेयर है।
लेकिन हमारे पास सिर्फ सवाल यहाँ से नहीं आते, यहाँ से पीछे आपको 3300 BC से इंडस सिविलाइजेशन से वो स्टार्ट करता है। इंडस सिविलाइजेशन जो है ये आपने याद रखिएगा पहली सिविलाइजेशन है सीरिया की। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है ये ब्रोंज एज इसे बोलते हैं जी। तो आपने याद रखिएगा इंडस के बाद आ जाते हैं आर्यन सिविलाइजेशन, फिर मौर्य डिनेस्टी है, अलेक्जेंडर का अटैक है, फिर उसके बाद आप देखिए मोहम्मद बिन कासम, फिर महमूद ऑफ गजना, फिर उसके बाद आपको गौरी डायनेस्टी जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक से स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी। तो फिर आपने याद रखिएगा कि फिर खिलजी आ जाते हैं, और खिलजियों से जो है वो तुगलक, और तुगलों से तुगलक जो है उससे आगे सैयद और लोधी, और लोधियों से फिर मुगल अंपायर। तो ये इस तरह पोर्शन वाइज चलता है जी। जी मेरे भाई, मेरा ये मानना है कि अगर आप जो हम करवाएंगे ना, अगर यहाँ तक आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर नहीं फेल होगा, ये गारंटी है। क्यों? कि हम कोई चीज छोड़ते ही नहीं है। वजह यह है कि जितनी डिटेल आप देखो ना, कोई एकेडमी नहीं है जो 3, 3.5, 4 माह की तैयारी करवा रही हो, क्योंकि हम CSS लेवल का वन पेपर ले जाते हैं। जितनी भी एकेडमीज है ना, कोई 1 महीने की, कोई सवा महीने का क्लास करते हैं। तो सवा महीना 1 महीने में अगर आप 6 दिन भी हफ्ते में क्लास हो तो आपके सामने कितने लेक्चर्स हो जाएंगे। तो इस वजह से जितनी डिटेल तैयारी करेंगे उसके चांस हैं कि पेपर पास होना जी। तो आपने याद रखिएगा कि एक पोर्शन यहाँ पे आता है इस्लामिक स्टडी का जी। इस्लामिक स्टडी जो है, इसमें आपने ना ज़हन में रखना है कि 2 पोर्शन आते हैं, एक इस्लामिक स्टडी और एक हिस्ट्री। तो आप याद रखिएगा कि स्टडी में जो है वो अरकान इस्लाम, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, वो आते हैं। फिर सोर्स ऑफ जो है ना कि इस्लाम उन बोलते हैं, यानी कुरान। कुरान सोर्स है जी। इसी तरह अहादीस मुबारका के बारे में सवाल आते हैं, फिर इजमा के बारे में आएंगे, इज्तिहाद के बारे में आएंगे। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना जी, ये आपने याद रखना है जी कि ये इस्लामिक स्टडी में आएंगी। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में आपने याद रखिएगा कि आता है अंबिया का पोर्शन आएगा जी। फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एरिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ना जितने यानी 2 पीरियड आएंगे, एक मक्की पीरियड है और एक मदनी पीरियड है जी। मक्की पीरियड जो है वो आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का में दौर गुजरा, उसमें जो वाकयात है आपकी पैदाइश से लेके आपके मतलब है कि जो आपने ऐलान नबूवत किया, तो उसके बाद जो हिजरत हबशा हुई है, या शेब अबी तालिब है, फिर सरकार का टूर है ताइफ की तरफ, फिर मिराज है जी, फिर आगे हिजरत है जी। फिर मदनी पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जो गजवात के रिलेटेड सारा पोर्शन है वो, और फिर खुतबा हज्जतुल विदा जो है, और वो सारे वाकयात इसमें इससे सवाल आ सकता है। फिर आप होता है आप वसल्लम के विसाल के बाद, आप वसल्लम के विसाल के बाद ये खुलफा का पीरियड आएगा जी, यानी चारों खुलफा। फिर आपको पता होना चाहिए कि खुलफा जो है यानी खिलाफत, किसी को पता है जी खिलाफत तो मलूकियत में क्या फर्क है जी? कोई दोस्त बताएगा जी कि खिलाफत क्या थी और मलूकियत क्या हो गई जी? ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि खिलाफत क्या है और मलूकियत क्या है जी, ठीक है ना जी। आपने याद रखिएगा कि खिलाफत जो है वो 4 खलीफा राशिद हैं जी, जिनमें पब्लिक प्रॉपर्टी थी, यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था ना वो अवामी था। खलीफा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन जो मलूकियत आ गई, तो मलूकियत में बादशाह इंडिपेंडेंट हो गया जी, उसमें काजी और मतलब है कि सारे मामलात जो है वो एक बंदे के अंडर चले गए। तो आपने याद रखना है हजरत अमीर माविया जो है ना जी, यहाँ से मलूकियत स्टार्ट हुई है। यानी पहले जो रूलर आया है ना वो हजरत अमीर माविया है जी, क्योंकि हजरत अली तक खिलाफत थी, और हजरत अमीर माविया जो है यहाँ से मलूकियत का दौर स्टार्ट हो गया।
और मलूकियत यानी पहला जो डायनेस्टी है ना 661 से लेके 750 तक, इसको हमने नाम दिया है बनु उमैया। आपको पता है हजरत अमीर माविया का खानदान बनु उमैया था, तो लिहाजा इसको नाम बनु उमैया का दिया गया जी, वो बनु उमैया डायनेस्टी। फिर 750 से लेके 1258 जो डायनेस्टी है उसको नाम दिया गया बनु अब्बास का। तो ये भी पढ़ेंगे डिटेल। फिर बनु अब्बास के अंदर ही जो है ना आप पढ़ेंगे सल्जूक डायनेस्टी, फिर जंगी डायनेस्टी, फिर अयूबी डायनेस्टी पढ़ेंगे आप। फिर अयूबी डायनेस्टी के बाद आपको होता है यहाँ पे एक पोर्शन आपको फातिमी डायनेस्टी का भी पढ़ाएंगे। और फिर आपको लेके चलेंगे ओटोमान अंपायर, उस्मानी खिलाफत पे। तो उस्मानी खिलाफत भी, तो ये इस्लामिक हिस्ट्री का जो दौर है ना जी, ये बहुत डिटेल आपने पढ़ना है। उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपका पेपर निकलेगा, दूसरा जब आप जर्नल डिस्कशन करते हैं किसी से, मतलब है इंटरव्यू में करेंगे या जर्नल टॉपिक पे, तो वहां पे आपको बड़ा फायदा मतलब है कि मिलेगा जी। तो आप दोस्त फॉलो कर रहे हैं जी, कमेंट कीजिएगा जी कि आपको सिलेबस समझ आ रहा है जी, जीके का जो हम पढ़ाएंगे आपको, कमेंट कीजिएगा जी। चलें जी। अच्छा जी, ये तो था दोस्तों दो पोर्शन, ये मतलब है आपको मतलब है कि करवाए जाएंगे जीके के हवाले से ना जी। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे जनरल, क्योंकि ये तो मैं सिलेबस तो आपको बता दिया, वन पेपर जो है इसका पेपर आपने हल कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। क्योंकि सारे दोस्त जो है ना हमारे कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो उनको ना इशू आ जाता है कि पता नहीं हमने पेपर में वो उनके आते हुए नंबर भी उनके कट जाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि वन पेपर एमसीक्यू 100 नंबर का पेपर है, इसको आपने हल कैसे करना है। सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर को आप रीड करेंगे। जी जी, करंट अफेयर का वो सारे पोर्शन होंगे ना जी मेरे भाई। आप देखें मैंने तो जीके का बताया ना, ये जो इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, ये तो सारे पोर्शन होंगे ना, इसमें उर्दू भी आएगी, इसमें करंट अफेयर भी होगा। लेकिन मैंने वो अपना पोर्शन बताया जो मैं आपको ना सिलेबस, क्योंकि मैं सिंपल आप आइडिया रख लें कि अगर जीके वाला पोर्शन इतना डिटेल है तो बाकी पोर्शन मिला के फिर कितना डीपली चला जाएगा ये, मतलब है ना वन पेपर का हमारा सेशन जो है। क्योंकि आपकी ना तकरीबन 4 माह तक जो है ये आपकी जीके की क्लास चलती रहनी है। उसके साथ आपकी इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, एवरेज साइंस, उर्दू, करंट अफेयर, ये साथ साथ आपके पोर्शन चलेंगे, यानी 2 लेक्चर एट ए टाइम चलेंगे आपके। यानी कि एक जीके का और एक उसमें से इंग्लिश या मैथ कंप्यूटर, इस तरह इनका आएगा। अच्छा जी, वन पेपर का मैं बता रहा था कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो सबसे पहले पेपर को आपने रीड करना है। जब रीड करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अक्सर आप पेपरों में देखेंगे कि पहले 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना ये थोड़े मुश्किल आ जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 सवाल ऐसे थे जो आपको नहीं आते। तो उसका नुकसान होता है कि बंदे का ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज कर जाता है, पता नहीं यार पेपर तो टफ हो गया, तो मैं तो ये पेपर दे ही नहीं सकता, समझ आ गई जी, या मैं पास नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप रीड करेंगे ना तो हो सकता है कि छठे नंबर से पेपर आसान होना शुरू हो जाए, आगे आपको समझ आना शुरू हो जाए। जी, क्लास टाइमिंग जो है 2 होती है। मॉर्निंग में सुबह 9 से 11 क्लास होती है जीके की, और शाम को 5 से लेकर 7 होती है जनरल नॉलेज की क्लास। लेकिन 7 बजे के बाद एक क्लास और होती है जिसमें या तो एवरेज साइंस होगी, एवरेज साइंस खत्म होगी तो फिर मैथ आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, इंग्लिश, यानी 7 बजे के बाद एक क्लास आपकी इन सब्जेक्ट की भी होनी है। लेकिन 5 से 7 आपकी पूरा ये अरसा जो है वो जीके की क्लास रहेगी। इसी तरह 9 से 11 भी जीके की क्लास है। कोई दोस्त मॉर्निंग में लेना चाहे तो वो ले सकता है, इवनिंग में लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो डिटेल सेशन है जी, इंशाल्लाह आप 110% जो है वो सेटिस्फाइड होंगे जी। वीक में ना 6 क्लासेस होंगी जी, यानी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है जी, यानी पूरे 6 दिन क्लास होनी है जी। समझ आ गई, 6 दिन क्लास हुआ करेगी जी। मॉर्निंग में ना सिर्फ जीके की क्लास होती है, जो मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह है वो इवनिंग में ही होता है जी।
तो अगर कोई दोस्त कहता है कि चलो मैं मॉर्निंग में क्लास जीके की ले लेता हूँ, ठीक है ना जी, तो ये मेरे भाई फीस तो सर ने पहले भी आपको बताई है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ऑनलाइन फीस होती है 20,000 रुपया है, टोटल कोर्स की फीस है। इसमें इंशाल्लाह A to Z जो है वो कवर करवाया जाएगा, हर पोर्शन बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि आपको पता है स्टडी रिवर एक बड़े लंबे अरसे से काम कर रही है, और अल्लाह के फजल से हमारे स्टूडेंट जो है ना कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आया तो वो 110% सेटिस्फाइड हुआ है। क्योंकि कभी भी एकेडमी ने टाइम बचाने की कोशिश नहीं की कि जनाब हम जल्दी जल्दी चीजें कराएं और नया सेशन चलाएं, नहीं। हम बड़े डीपली काम करते हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो अल्लाह करे और वो एलोकेट हो। तो कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। और पहले भी दोस्त सेटिस्फाइड हैं तो आप भी इंशाल्लाह सेटिस्फाइड होंगे। तो इवनिंग में मेरे भाई आप नहीं है तो आप इंग्लिश कंप्यूटर है वो भी आप अपना कवर कर लेंगे। अच्छा जी, आप ये देखिएगा, चलो एक 10 पेपर का मैं आपको बता रहा था कि आपने ना मतलब है कि पहले रीडिंग देनी है, रीडिंग देने के बाद आपने पेपर को जो है कि वो हल करना स्टार्ट करना है। अब ये देखिएगा कि जब कई दफा ऐसा होता है कि मिसाल है ये नंबर ना 30 पे एक सवाल है, मिसाल है ये सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, आपको लगता है ये सवाल जो है ना कि वो हट के है। तो हो सकता है कि आप नंबर 50 पे जब रीडिंग देते हैं तो ये 50 और 30 वाला जो है वो आपस में, जी हमारी क्लास में 5 से 7 जीके की है, और उसके बाद आपको मिलता है कि एक एक क्लास जो है वो होगी आपकी ना साथ इंग्लिश या मैथ्स या कंप्यूटर उसकी चलेगी। ये इवनिंग की है, मॉर्निंग में सिर्फ जनरल नॉलेज की क्लास होती है। अच्छा जी, आप ये देखिएगा 30 नंबर पे जो सवाल है ये कंफ्यूज कर रहा था आपको, हो सकता है कि 50 पे पढ़े तो इन दोनों में आपस में रिजेम्बलेंस आ जाए। और ये 50 नंबर वाला अगर सवाल क्लियर होता है तो 30 वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। और फिर ये भी होता है कि आप देखिएगा कि जब आप पहली दफा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पहली रीडिंग के बाद जो अटेम्प्ट किया उसमें आपने नंबर्स को काउंट करना है कि यार कितनी मतलब है ना कि कितने मेरे ठीक है। उससे ये आपको फायदा होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा। ये खास तौर पे पीएससी की बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पीपीएससी में ना आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, एफपीएससी में तो नहीं है, वहां पे तो इशू नहीं होता। लेकिन जब आपने नंबर काउंट किए उसके बाद आपने सीट्स भी देखनी है कि सीट्स कितनी है जी, ठीक है ना जी। तो सीट्स कितनी है, अगर सीट्स ज्यादा होती हैं तो आप याद रखिएगा, दोस्त पूछते रहते हैं कि मेरिट क्या बनेगा पेपर का। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर सीट्स ज्यादा हों तो मेरिट नीचे जाएगा, और अगर सीट्स थोड़ी हैं तो मेरिट ऊपर जाएगा। और दूसरा ये होता है कि पेपर पे डिपेंड करता है जो पेपर आपने दिया है वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अगर मुश्किल पेपर आएगा तो फिर भी मेरिट नीचे नीचे आएगा, और अगर पेपर आसान है तो मेरिट जो है वो ऊपर चला जाएगा जी। तो ये एक छोटा सा फार्मूला होता है कि अगर आपने पहली अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर ले गए हैं, यानी कि आप 60+ चले गए आपका, तो फिर आपने थोड़ा ध्यान के साथ जो बिल्कुल एक्यूरेट थे वो तो आपने लगा लिए। और अब आपको पता है कि दो ऑप्शन का इशू आ जाता है कि ए बी सी और डी, इनमें से दो ऑप्शन तो आपको पता चल रहा है ए और डी बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, तो बी और सी में से आपको ना 50-50 का है। तो फिर वहां पे रिस्क लेना पड़ता है कि हमने बी लगाऊं या सी लगाऊं। तो इस तरह मतलब एक रूटीन बना के पेपर आप हल करेंगे तो उससे आपको काफी हद तक जो है वो फायदा हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे ही बंदा गया और मतलब उसने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो फिर गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। क्लियर हो गया जी सब दोस्तों को? क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी रीडिंग के साथ बड़ा इसका रोल हो गया जी। तो अब जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना एक छोटा सा ऐसे 2 मिनट का ना आपके साथ करेंगे नेट, बल्कि मैं इससे कर देता हूँ। ये क्लियर है जी? अच्छा जी, आप ना जस्ट 2 मिनट का ना दीजिएगा कि आपको ना एक छोटा सा मैप करवाता हूँ, दो चार चीजें जो है ना वो आपके साथ कि हम पढ़ाते कैसे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एक मुल्क है जी, आपने ना जेहन में रखना है कि आजकल
इशू भी चल रहा है जी, आपको पता है कि इसराइल का, तो ऐसे दो चार चीजें उसकी आपके साथ। अच्छा जी, ये देखिएगा कि जो इसराइल कंट्री है ना जी, ये आपको पता है कि इसको मतलब है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनका टाइटल है इसराइल। कोई आपसे पूछे ना कि हजरत ये इसराइल को इसराइल क्यों बोला जाता है, तो आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना जी, उनके दो बेटे हैं। एक का नाम हजरत इस्माइल है और एक का नाम हजरत इसहाक है जी। हजरत इस्माइल के बेटे का नाम आपने याद रखिएगा, हजरत यानी के वालद का वालदा का नाम हजरत हाजरा है, और हजरत इसहाक की वालदा का नाम हजरत सारा है जी। आपको पता है, आपने ध्यान में रखना है कि हजरत इस्माइल बड़े बेटे हैं हजरत इब्राहिम के, और हजरत इसहाक छोटे हैं जी। हजरत इस्माइल जो है, ये छोटी उम्र में ही इन्हें कहाँ भेज दिया गया था जी, मक्का। तो अजूर का खानदान जो है ना, वो यहां से चला है, इसको हम बोलते हैं बनी इस्माइल। अब याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं जी, बनी इस्माइल। अब बनी इसराइल किसे बोलते हैं जी, तो आपने याद रखना है हजरत इसहाक के बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो हजरत याकूब का टाइटल था इसराइल। तो इसराइल आपने याद रखिएगा, इनसे जो औलाद चली है ना, उसको बोलते हैं बनी इसराइल। क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना जी, उनके 12 बेटे थे, जिनमें आप देखें तो हजरत या अपना ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत बिनियामीन है। हजरत बिनियामीन के साथ आप देखें तो लावी आ जाते हैं, यहूदा आ जाते हैं। तो मतलब 12 बेटे जो है ना जी, बेसिकली हजरत याकूब के हैं। और इनकी औलाद हजरत इसहाक की औलाद जो है ना, ये सीरिया और जॉर्डन और ये फलस्तीन में रही है। और हजरत इस्माइल की औलाद जो है, वो यहाँ पे मक्का में सेटल हो गई थी जी। तो आप ये देखिएगा जी कि इतना छोटा सा आपके साथ मैप बनाता हूँ कि हम मैप के हवाले से जस्ट आपको ना ये दो चार चीजें मैं ना खींच के। अब याद रखिएगा जी कि ये वाला मुल्क है जी, जिसका नाम है इसराइल। ये सारा मुल्क जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा इसराइल है। इसराइल के अंदर ना दो और पोर्शन आपने ध्यान रखने हैं। एक तो ये वाला एरिया है जी, इसका नाम है गजा। जो आपने आजकल जहाँ पे जंग लगी हुई है, इसका नाम आपने याद रखना है, गजा है। और इस साइड पे ना जी एक एरिया आता है, ये वाला, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। किसी को पता है जी ये इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं जी? अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ना एक सी है जी, जिसका नाम क्या है जी, ये डेड सी है जी, ये वाला। इस डेड सी को का वेस्ट वाला किनारा जो है ना जी, उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये अब याद रखिएगा, एक सी यहाँ पे आता है जी, एक लेक है, उसको टाइबेरियस लेक या सी ऑफ गैलीली। आपने याद रखिएगा, सी ऑफ गैलीली जो है ना जी, ये सी ऑफ गैलीली जो है, ये इसको टाइबेरियस लेक भी बोलते हैं। और इसके दरमियान आपने याद रखना है कि यहाँ से ना एक रिवर आ रहा है जी, उसका नाम है जॉर्डन रिवर। ये कौन सा है जी, जॉर्डन रिवर है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे सी एली, ये डेड सी, ये जॉर्डन रिवर। तो ये वेस्ट बैंक है और ये गजा है। लेकिन आपने ध्यान में रखिएगा कि इस साइड पे कोई बताएगा जी कि गजा को इसराइल के अलावा किस मुल्क का बॉर्डर लगता है जी? कोई दोस्त बताएगा जी कि इसराइल को, गजा को ना, गजा का जो इलाका है, इसराइल के अलावा इसे कौन से मुल्क का बॉर्डर लगता है? ये जो एरिया है, आपको पता है, ये इजिप्ट का बॉर्डर लगता है जी। क्योंकि ना इजिप्ट का ये वाला जो एरिया है, इसे बोलते हैं सिनाए पेनिनसुला। अब आपने याद रखना है, इस साइड से यहाँ पे ना ये जॉर्डन का एरिया है।
आप याद रखिएगा, ये सारा कौन सा मुल्क है जी? जॉर्डन। ठीक है ना जी, ये जॉर्डन है जी। रेड सी जो है ना वो यहाँ पे है, ये रेड सी का एरिया जी। आपने याद रखिएगा, यहाँ पे ये सारा क्या है जी? रेड सी है। ये सिनाई पेनिनसुला है जी, जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ना जी वो वही उतरती थी, आप अल्लाह से हम कलाम होते थे। ये कोई तूर वगैरह इधर सिनाई पेनिनसुला में है। इसके आगे फिर ओरिजिनल इजिप्ट यहाँ पे आ जाता है। ये भी रेड सी है और ये भी रेड सी है, ठीक है ना जी। आपको पता होना चाहिए कि इसराइल की एक पोर्ट है यहाँ पे, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, इलात पोर्ट। कोई पूछे तो इलात पोर्ट रेड सी में है, और एक पोर्ट है इनकी, उसका नाम है हैफा। तो ये हैफा पोर्ट आपने याद रखिएगा, ये मेडिटेरेनियन सी है। इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आपने याद रखिएगा कि ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये रेड सी है। समझ आ गई जी। और ऊपर अगर आप देखें इसराइल के, तो यहाँ पे लबनान आता है जी। आपने याद रखिएगा कि ये वाला सारा पोर्शन जो है ना ये लबनान का है, और लबनान के साथ ना इधर ये वाला एरिया जो है, ये आपने याद रखें तो इसको बोलते हैं गुलान हाइट्स। और गुलान हाइट्स के आगे आपने याद रखना है, यहाँ पे ना जी ये सारा आगे सीरिया जाता है जी। यहाँ पे कौन सा मुल्क आ रहा है जी? सीरिया। तो मेरे भाई ये ना जस्ट आपको मैंने ना ऐसे बताया कि हम ना इस अंदाज में मैप बनाएंगे। मैप बना के एक एक शहर, एक एक जो है ना रिवर, उसके अंदर माउंटेन रेंजेस, उसकी हिस्ट्री, वो ऐसे हम मैप के जरिए आपको समझाएंगे। तो क्या आप दोस्तों को इस तरह मैप बना के अगर समझाया जाए तो आपको इजीली समझ आ सकता है जी? जी कमेंट कीजिएगा जी कि इस तरह पैटर्न आपको समझ आएगा कि नहीं जी। गुलान हाइट्स अभी सीरिया के कब्जे में नहीं है जी, ये उस उनके कब्जे में है, इसराइल के कब्जे में। क्योंकि गुलान हाइट्स जो है ना ये इसराइल के कब्जे में है। ये उकबा पोर्ट जॉर्डन की थी, ये भी मतलब एक काफी अरसा इनके कब्जे में रही है इसराइल के। ये सिनाई पेनिनसुला जो है इस पे भी इजिप्ट का कब्जा रहा है, अपना सॉरी ये इसराइल का कब्जा रहा है। तो मतलब एक वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन अभी तक गुलान हाइट्स जो है वो इसराइल के कब्जे में है। तो आप सारे दोस्त फिर अपनी ना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें। इंशाल्लाह जो है कि आपको कल से ही जो है कि क्लासेस जो है वो आपको स्टार्ट में से मिल जाएंगी जी। तो दोस्तों को नंबर आपको स्टडी रिवर के कोऑर्डिनेटर का आ रहा है जी, आप राब्ता कर लीजिएगा। तो बाकी रिवर यूट्यूब चैनल भी है, और मेरे नाम से भी एक ना यूट्यूब चैनल है, देख सकते हैं जी मेरे भाई। कैपिटल करेंसीज आपको इंशाल्लाह इस अंदाज में याद करवाएंगे कि कभी इंशाल्लाह आपको ना मतलब एक आप सेटिस्फाइड होंगे और भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो मजीद लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल जो है जो मेरे नाम से है उसमें भी आप जा सकते हैं, स्टडी रिवर्स पे भी देख सकते हैं। वहां पे 1.5 2 2 घंटे के लेक्चर भी हैं, यानी क्लास वाले लेक्चर भी हमने अपलोड किए हुए हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा पैटर्न क्या है जी। ठीक हो गया जी। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में ना जी। नहीं जी मेरे भाई अलग अलग होते हैं, मॉर्निंग का अलग सिलेबस है और इवनिंग का अलग सिलेबस है। वो एक नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ और पढ़ा रहे होते हैं तो इवनिंग में कुछ और पढ़ा रहे होते हैं। तो उस तरह वो अलग अलग है, लेकिन सिलेबस सारा कंप्लीट होता है, यानी कि ओवरऑल पूरा साइकिल चलेगा। ठीक हो गया जी। चलें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो जी, और कल इंशाल्लाह फिर क्लास में मिलते हैं जी।